आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 4 फरवरी को जयपुर स्थित होटल इंडियाना प्राइड में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये कॉन्फ्रेंस काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की ओर से आयोजित की गई, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो टैक्स से संबंधित समस्याएं और केंद्रीय बजट 2023 इसके ऊपर चर्चा की गई, जहां एक्सपर्ट्स ने अलग अलग चीज़ें जो वहां बताई। अब आप इस पूरे प्रोग्राम को देखिए। Thank you so much all of you and congratulations sir. रघुवीर जी के बारे में जो इंट्रो देना है, जाने माने आपके सीए हैं जयपुर के, बहुत एनर्जेटिक, यूँ कहें वैसे हमारी जब कई बार बात हुई उनका भाई यंग प्रोफेशनल्स में से आप अपने आप को काउंट करते हैं और ये समझते हैं कि सबको यही करना चाहिए कि यंग हैं। मैं इनका थोड़ा सा इंट्रो इस तरीके से देना चाहूँगा। आप 95 से सीए प्रैक्टिस में हैं, अराउंड 30 इयर्स या कहें 28 इयर्स से ऊपर आपका एक्सपीरियंस है। आपका जो मेन वर्किंग एरिया है वो इनकम टैक्स लिटिगेशन और ट्रस्ट है। आप इसके एक्सपर्ट्स रहे हैं। आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ब्लॉगिंग में आप आर्टिकल्स लिखते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो सर की, हमने बहुत टाइम से, चूँकि हम लोग इनसे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप बड़े बड़े इवेंट्स की, या यूँ कहें जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो उसका बहुत फ्लायर के तौर पे आप बहुत अच्छा सा एक बनाते हैं, जिससे बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है रेगुलर, या यूँ कहें एवरी डे वो फ्लायर हमारे पास आते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। आप बहुत 100 से ज़्यादा सेमिनार्स और जूम मीटिंग में आप एज ए स्पीकर आपने रहे हैं। स्पेसिफिक फोकस आपका, आपके जो डेलिब्रेशन होते हैं उसमें ख़ास तौर से आप अपने टॉपिक्स के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ पे, या यूँ कहें यंगर्स जो अब आ रहे हैं, नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ पे आप बहुत वर्क कर रहे हैं और उस पर बहुत बात करते भी हैं, बहुत इनकरेज करते हैं यंग्स प्रोफेशनल्स को। महिलाओं का और फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा हूं, तो उससे भी मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। और आप लोगों की जानकारी में जो सीनियर्स हैं उनको पता होगा, ये जो हमारा साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है, इसकी वर्ल्ड को कई देन हैं। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कहे जा रहे हैं, वहां पर अमेरिका में आज तक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है। और हमारे साउथ एशिया, जो इंडियन कॉन्टिनेंटल जिसको बोलते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन चारों कंट्रीज में जो फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। वर्ल्ड में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, अगर आपको किसी को ध्यान हो तो, नहीं थोड़ा सा नजदीक और जाना पड़ेगा, माओ बंडार नायके 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। 1960 में वर्ल्ड में सबसे पहली प्रधानमंत्री माओ बंडार नायके थी। इंदिरा गांधी हैं, पाकिस्तान में ले लो बेनजीर भुट्टो, और उधर बांग्लादेश में ले लो, आज तक बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ने। तो अगर हम बेटियों को और महिलाओं को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी मजहब हो, महिलाएं वेल परफॉर्मर रहती हैं। और यहाँ भी जो रिप्रेजेंटेशन देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ रहा है। अब ये जो काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स, ये सुजात भाई ने और सज्जाद भाई ने इसका गठन किया है। तो नॉलेज ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है। एक नॉलेज मेरे पास है, एक नॉलेज आपके पास है, अगर हमने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया तो थोड़ी देर बाद में दोनों के पास दो दो नॉलेज हो जाते हैं। ये नॉलेज ऐसी चीज है। और हमें अंधकार से और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में एक नॉलेज ही काम आता है, बाकी चीजें उस तरह से काम नहीं आती जिस तरह से हमारा नॉलेज और बुद्धि काम आती है। तो इसलिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो आज इन्होंने इसकी शुरुआत की है,
यह एक परपेचुइटी के आधार पर कंटिन्यूटी रखें और इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेज रेगुलर आयोजित करते रहें। अब मैं ज़्यादा धन्यवाद और इसमें लगा रहूँगा तो सज्जाद जी कहेंगे कि हम तो ट्रस्ट पे सुनने के लिए आए हैं, ट्रस्ट की बात करो, इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे की बात करो, इधर उधर की बातें बहुत होली। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, मेरे को लगता है गार्गिया जी भी अपने बजट वाले डेलिब्रेशन में 15-20 मिनट चैरिटेबल ट्रस्ट खींच गए होंगे। उससे क्या एहसास हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं हाँ ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो एक अपने यहाँ एक बिल्डिंग है जयपुर में, यादगार बोलते हैं जिसको लेकिन अंग्रेजी में जो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो किंग जॉर्ज, पता नहीं आगे नंबर और लिखे हुए रहते हैं, सप्तम है कौन से, 7th है। तो वैसे ही उसका एक जिक्र, किसी ने एक कहानी पढ़ी होगी, बड़े भाई साहब, एक कहानी थी प्रेमचंद की। तो बड़े भाई साहब में बड़ा भाई होता है, वो लगातार फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है। तो छोटे वाला हंसता है तो वो डांटता है, कहता है जब ब्रिटेन का इतिहास पढ़ेगा तो उसमें जब 7-7 जॉर्ज और 7-7 हेनरी पढ़ेगा तो आप भूल जाओगे कि ये कौन से हेनरी के कार्यकाल में हुआ था या कौन से जॉर्ज के कार्यकाल में हुआ था। तो सरकार ने अभी 3-4 साल से क्या कर रखा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को वो ब्रिटानिया का इतिहास बना रखा है, जो जॉर्ज 5th और जॉर्ज 7th और कौन सा प्रोविजो है, कौन सा एक्सप्लेनेशन पढ़े, वही हालात कर रखी है। सेक्शन तो 4 हैं कुल मिला के चैरिटेबल ट्रस्ट की, 11, 12, 13 और 1023C, सिर्फ 4 ही सेक्शन है। लेकिन चारों सेक्शन में जैसे खिचड़ी डिश तो एक होती है लेकिन उसमें 20 एक आइटम डाल देते हैं, तो वैसे 4 सेक्शन में उन्होंने इतने आइटम डाल दिए कि खिचड़ी में से कोई कह दे कि कोई दाना अलग करना है तो बहुत मुश्किल हो सकता है, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें 4-5 तो अनाज मिल जाते हैं और आजकल वेजिटेबल डालने का फैशन और हो गया। वही हालात सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट के कर दिए, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट से सरकार का ट्रस्ट खत्म हो गया। और एक आध चैरिटेबल ट्रस्ट कोई फ्रॉड कर लेता है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि सरकार उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए सारी मछलियों को तड़फाने लग जाती है, कहती है उनकी सबकी अग्नि परीक्षाएं और इतने बैरिकेड्स लगा देती है, जो जेन्युइन ट्रस्ट का काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दौर था जब कोई ट्रस्टी हमारे पास ट्रस्ट का काम करवाने के लिए आता था तो हम हमारे जूनियर स्टाफ को कहते थे, ट्रस्टी तो सम्माननीय व्यक्ति होता था समाज का, तो उनको तो हम चाय वाय पिलाते थे। इतने में हमारा जूनियर उनके लिए जो कागज पत्र तैयार कर लेता था, साइन करवा के डिपार्टमेंट में दे देते थे। डिपार्टमेंट का कभी कोई ऑब्जेक्शन होता था तो हम कहते थे कि देखो साहब वो काम कर रहे हैं, हमने ये काम किया है, उनको जाके बताते थे। तो वो अगर स्क्रूटनी आती थी तो स्क्रूटनी कंप्लीट कर देते थे, कोई डिमांड आती थी तो उसको खत्म कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, सीपीसी बेंगलोर डिमांड निकाल देती है ट्रस्ट की। सबसे मुश्किल आईटीआर फोरम, आईटीआर 7 ट्रस्ट का बना दिया, सबसे मुश्किल फोरम है। मैं जब सेशन करता हूं, पेड सेशन होता है, पेड सेशन में ऑल ओवर इंडिया से 400 लोग पेड सेशन लेते हैं सज्जाद भाई, ट्रस्ट की आईटीआर भरनी सीखने के लिए। अब इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें हमारा ट्रस्ट का काम सीखने के लिए कितनी हमारी एनर्जी लगानी पड़ रही है, कितना हमारा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है, वो कुछ भी कर सकती है जब तक जनता का उसके ऊपर दबाव ना हो। ऐसे देखिए, जो भी आरबीआई अप्रोच करने के लिए है, आरबीआई ने सब बैंक्स को एक बहुत बेसिक से फॉर्मेट शेयर करे हुए हैं जो कि हमें क्लाइंट के साथ शेयर करने होते हैं। वो फॉर्मेट्स आप हमेशा शेयर करिए, उसके अंदर जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होता है, आजकल आरबीआई भी ये मांगता है कि हमें पूरा आप पुलिंदा मत भेजिए, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं और वो भी मेल कम्युनिकेशन पे भेजिए। आप भी भेज सकते हैं, एज अ बैंक मैं भी भेज सकता हूँ। एंड दे आर सो वेरी फास्ट कि वो अप्रूवल्स आपको 1 वीक के अंदर भी ला के देते हैं।
एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखेंगे अभी कोविड टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें 360 दिन के ऊपर ट्रांजेक्शन चले गए थे इंपोर्ट के। लीजिए अब सेट ऑफ हो जाता है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, कैलेंडर ईयर है वो। अच्छा कैलेंडर ईयर के अंदर वो आपका सेट ऑफ हो जाता है। हाँ, उसको वो क्या नहीं बिल्कुल सही बोल एक बैंक में हम गए थे तो ये प्रॉब्लम आई कि सेम कैलेंडर ईयर के अंदर राइट ऑफ हो जाता है कि कुछ पार्टियां हैं इंपोर्ट तो कर ली है, अब उनके पेमेंट्स भेजने हैं, लेकिन जिस पार्टी के थ्रू उन्होंने इंपोर्ट किया वो पार्टी वहाँ से गायब है, वो हमें पैसा वापस नहीं देंगे या उनके रिलेशन खराब हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस पार्टी को पेमेंट, क्या वो पार्टी हमें लिख के दे दी कि फला पार्टी दूसरी पार्टी को आप हांगकॉन्ग में करके, मान लीजिए कोई जाम्बिया की पार्टी हो हांगकॉन्ग को पेमेंट करवाना चाहे या मलेशिया करवाना चाहती है, इज इट पॉसिबल? Sir, it's possible till the extent the company which is closed has a legal relation with the company जिसको हम पेमेंट करने के लिए वो बोल रही है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो ग्रुप कंपनीज हैं, अगर एक उसका एक आरबीआई का एक आपका नोटिफिकेशन है जिसके अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट्स कर सकते हैं, तो अगर क्लाइंट जो या तो जिसको हम पेमेंट भेजना चाह रहे हैं या जो कंपनी क्लोज हो गई है वो हमें एक लेटर लिख के दे दें कि ये इनवॉइस वैल्यू है, इसका ये अमाउंट है और ये बुक्स में ड्यू है और आप इसके बिहाफ पे इस कंपनी को पेमेंट कर दीजिए, ये सिस्टर कंसर्न है, तो उस बेसिस पे हम उस पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। लेटर इज इट इनफ? और एक लेटर मुझे आपसे चाहिए होगा। हाँ, वो केवाईसी तो इस लेटर चाहिए होगा, मुझे आपका एक लेटर चाहिए होगा और जिस पार्टी को मैं पेमेंट करूंगा, देखिए जैसे मलेशिया, मैं उसकी डीएनपी रिपोर्ट निकलवाऊंगा, केवाईसी निकलवाऊंगा, मेरा रिपोर्ट डीएनपी क्रिफ रिपोर्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप। कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो टाइम बार्ड हो गए, 18 मंथ्स 2 साल 3 साल हो गए, वो बुक्स के अंदर पड़े हैं, पेमेंट अभी तक पहुंची नहीं है। जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम है, इनकी बिजनेस डीलिंग्स होती है वो तो एक अलग तरीके से होती है, बुक्स की डीलिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन वो स्टिल पेंडिंग है, उनका क्या किया जाए? जिन पार्टियों से इम्पोर्ट किए तो उन पार्टी को वहाँ आता पता ही नहीं। तो देखिए, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर वो थर्ड पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, पार्टी का है तो पता नहीं, और अल्टीमेटली अगर वो पेमेंट नहीं होगा और उनके वो आईडीपीएमएस में दिख रहा है तो वो सर राइट ऑफ में जाएगा। नहीं, इनकम टैक्स फाइलिंग से उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट में चला जाएगा 3 साल बाद। टैक्सेशन के अलावा अगर वो आपको बिल ऑफ एंट्रीज का अगेंस्ट आपको पता है कि पार्टी नहीं है अवेलेबल, ट्रेसेबल नहीं है, और आपको अपनी वो बिल ऑफ एंट्री आरबीआई के पोर्टल से हटानी है, तो उसका लास्ट ऑप्शन और आईडीपीएमएस के थ्रू राइट ऑफ ही है। आ रही है आपके साथ बैंकिंग रेफर करने में क्लाइंट्स को, कि आपके यहाँ के दूसरी बैंक में क्या हो रहा है कि बीआरएन और जो एक रजिस्टर और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन दे देते हैं क्लाइंट को, तो उसका करेंट अकाउंट मिल जाता है, लेकिन आपके यहाँ आप कहते हैं सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही लाओ माइले कंपलसरी, जबकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कई लोगों पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो उसके अंदर आईसी सर्टिफिकेट तो होगा नहीं सर, आईसी तो बैंक अकाउंट खुलने के बाद आएगा, लेकिन दूसरी बैंक भी खोल रहे हैं, बीआरएन से खोल रहे हैं, क्योंकि हमने कई लोगों को रेफर किया था आपकी बैंक में, सर ये कहा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए नहीं खोलेंगे हम। अच्छा, जबकि दूसरी बैंक बीआरएन पे भी खोल रहे हैं और एमएसएमई 2 रजिस्ट्रेशन दे देते हैं हम लोग। ये आप अकाउंट ओपनिंग की भी बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, ठीक है सर, मैं नोट कर लिया, प्लीज आप देखिए। मैं आपको पर्सनली इस चीज़ के ऊपर रिवर्ट करूंगा। और एक दिक्कत और आई सर हमारे को कि आपके यहाँ जो सोसाइटी के अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते हैं जी, तो आपके यहाँ से ही कहा जाता है सर ये तो सेविंग अकाउंट भी खुलता है और उसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं। उसके अंदर और भी बैलेंसेस के हमारे पास अकाउंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि 50,000 ही है, उससे कम के भी है, वो आपसे एक बार शेयर कर लें। हाँ, ये थोड़ी सी हमें दिक्कत आई तो हमें बताइए। ये एक बार सर के साथ आप शेयर कर लें। तो ये रामानंद जी हैं सर, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये हमारे जौहरी बाजार ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। आइए तो आज के प्रोग्राम में रामानंद जी का भी एक बहुत रोल है, आईडीएफसी के साथ एसोसिएट कराने में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सज्जाद भाई का और सुजात भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे हमारे बैंक को प्रेजेंट करने का। हमारी नई ब्रांच है, उसके लिए हमारे को बहुत अच्छा तरह का सपोर्ट रहता है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि भी आप सब भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक यू। ये आपको सतीश है, ये बेसिकली जो आपके स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन के ये हेड है इंडिया के, तो ये स्पेशली बॉम्बे से ट्रैवल करके आए थे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो कुछ भी हो आप प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच।
आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच एडवोकेट कयूम अख्तर साहब हैं, जो मिल्ली काउंसिल राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और टैक्स से जुड़े हुए मामले भी देखते हैं। कयूम साहब, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप बताइए जो आपने यहाँ आयोजित किया है। देखिए, ये सारी हुकूमत बजट के ज़रिए चलती है और ये बजट हर फरवरी के पहले तारीख को पेश होता है। तो इस बार भी बजट बहुत करोड़ों रुपए का बजट है, बहुत सारे फिगर हैं, लेकिन इसमें दोनों तरीके की राय है। सारी चीज़ें तो कट कर दी गई हैं। अब वो चाहे समझिए किसी तरीके से एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का कर दिया और माइनॉरिटी सेक्शन का तो बिल्कुल ही कम कर दिया, 40% कम कर दिया, 40% रह गया, 60% कम कर दिया। तो बजट वो होता है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, कुछ मदद करती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, फिर मदद करती है वो किसी तरीके से। ये पैसा हमारा ही होता है और हमें बाद में दिया जाता है, लेकिन वो काट छाट करके जो हुकूमत होती है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के लोगों को, अपने पसंद की चीज़ों को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी का नाम बजट है। अब बजट के में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ सहूलत मिलेगी, बहुत उम्मीद करते हैं कि इसमें डेवलपमेंट होगा और चीज़ों की बात होगी, वो नहीं होगा। उम्मीद ऐसी की जा रही है, बजट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड इन द सेंस कि आप कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। 7 लाख का आपने देख के ताली बजवा ली, लेकिन उस पर टैक्स लग रहा है तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये। 7 लाख से 1 रुपये ज़्यादा हो जाएगा तो आपका टैक्स लग जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है वो आपके हिसाब से जनहित में नहीं है? जनहित में बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत जो बात है रेगुलर एक्सरसाइज है, तो रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है, रेगुलर एक्सरसाइज है, लेकिन जिस तरह उम्मीद की जा रही थी वैसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, राजस्थान का बजट आने वाला है, आप राजस्थान सरकार से ऐसी क्या उम्मीद रख रहे हैं कि कोई खास चीज़ें करे? और देखिए, राजस्थान से ये उम्मीद ही किया जा रहा है, ये इलेक्शन ईयर है तो पॉपुलर बजट आएगा। पॉपुलर बजट आना चाहिए और रिलीफ दिया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे, लोग खुश होंगे तो वोट आएगा। सीधी बात है। नहीं, उसका क्रियान्वयन भी हो, क्यों पिछली बार भी क्रियान्वयन की तो छोड़ दीजिए बात, वो तो सारी सरकार पर डिपेंड करता है, आपके प्रेशर पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर क्या है। प्रेशर ही नहीं होगा तो काय का क्रियान्वयन होगा। मर्जी है फिर सरकार जो चाहे करे। अब हमारा बजट जो 10 लाख का था वो घटा के 4 लाख कर दिया गया। अब हमारा प्रेशर ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा है, अब बोलते भी नहीं है। अब जितनी स्कॉलरशिप्स हैं, जितनी और चीज़ें हैं, सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, इस बजट की जो बात आई तो दस्तकार नगर एक बड़ी स्कीम थी गवर्नमेंट की। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, बहुत ज़्यादा सब की है। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। वो बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसके लिए हमने कहा था वैसा कुछ नहीं है। तो अच्छे बढ़िया मकान बना दिए हैं, उसकी कॉस्ट इतनी महंगी कर दी है, कोई एक सिंगल दस्तकार उसको अफोर्ड नहीं। हाँ, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं उसको। कोई फ़ायदा नहीं। खैर, सुनने की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर मिलना ही नहीं चाहते, चीफ मिनिस्टर बात ही नहीं करना चाहते। दूसरे और लोग हैं, हमारे एमएलए हैं, उनसे कहते हैं कि हाँ, उनको भी प्रायोरिटी नहीं है। सवाल ये है, आज प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, बजट के मामले में राजस्थान सरकार से कोई प्रकार का आपका मैसेज आया मिलने के लिए, कोई राय देने के लिए? कोई नहीं आया, कोई बात नहीं करना चाहता। मैसेज क्या, किसी चीज़ में कोई राय नहीं मांगते, कोई बात नहीं करते। और जो एमएलएज हैं वो कुछ करते हैं, क्या करते हैं वो उसकी हमें खबर नहीं होती। एक्चुअली टैक्सेशन लॉ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, हम लोगों ने अभी एक सोसाइटी का फॉर्म किया है, काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स, जिसमें सभी यंग टैक्स प्रोफेशनल्स और सीनियर्स को इसमें शामिल करके, और हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम लोग एजुकेशन, टैक्स से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाए, लोगों की रेगुलर सेमिनार्स वगैरह सब करके। और इनफैक्ट अभी बजट आया ही है, तो बजट के ऊपर भी जो नए चेंजेस आए उनके लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलवाया था, इन्होंने अपने बात कही यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने। सर, ये 7 लाख एक्चुअली एक ट्रैप है, आप यूँ समझिए इसको। आई डोंट यूज़ द वर्ड ट्रैप, बट ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट हमें दिए हैं बजट में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कर रहे हैं
जीएसटी को भी लेकर के काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है असल में इनकम टैक्स और सेल टैक्स एडवोकेट्स को लेकर। हाँ, जीएसटी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। इनकम टैक्सेशन में जैसा मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड लॉ है सारे ये, तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है हमें। एक साइड से क्लाइंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है उसके लिए, और दूसरा डिपार्टमेंट में भी अपना बात उनकी रखनी पड़ती है, तो इन सब चीज़ों में समस्या आती है। आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम सज्जाद अजीज़ एडवोकेट और मैं काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का प्रेसिडेंट हूँ। दो बातें, अगर आप मुझे बजट के लिए पूछना चाहें तो मेरी व्यक्तिगत राय तो है कि बजट ओवरऑल अच्छा रहा है। सभी वर्गों के लिए कुछ ध्यान रखा है, कमी तो रही जाती है, लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि ये जो बजट के प्रपोजल्स हैं, प्रावधान हैं जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि बजट का विश्लेषण सही आंकलन एकदम करना एक्यूरेट, तो वो तो ये है कि नाराज पत्नी को पत्नी का मूड ही नहीं समझ सकते आप, ये उस तरह की है। अभी तो हम लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि सज्जाद भाई ने कहा 7 लाख तो एक समय उसमें तो बहुत ज़्यादा तालियां बजी थी, पर बाद में देखा कि वो 7 लाख जो है वो इल्यूजरी है, वो मैथमेटिकल में बढ़ा है, डेफिनेटली बहुत रिलैक्सेशन दिए। पर इसमें मुझे लग रहा है कि अभी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए और के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सरकार ने कर दिए हैं। कई जगह बड़े अच्छे प्रावधान दिए हैं, छूट भी दी है, और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए भी इसमें कोशिश की गई है, पर अभी भी बहुत कुछ करने बाकी है। कुल मिला के ये स्थिति है। तो आज का जो सेमिनार रहा वो किस तरीके का रहा? आज का जो सेमिनार रहा वो सज्जाद भाई को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी स्पीकर थे, डायरेक्ट टैक्स पे भी मैं बोल रहा हूँ, और स्पीकर आगे हैं, तो उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो अटेंडेंस है प्रोफेशनल ब्रदर्स की, उनको डेफिनेटली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसी सेमिनार टाइम टू टाइम रखना ही हमारा लाइफ पर्पज़ होता है ऐसी एसोसिएशंस का, ताकि टाइमली अपडेशन हमारा होता रहे नॉलेज का। सर आपका नाम डेजिग्नेशन? हाँ, मैं एडवोकेट महेंद्र गार्गिया हूँ, और मैं मेनली राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता हूँ, ट्राइब्यूनल में अपीयर होता हूँ डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स के मैटर में। टैक्स कॉन्फ्रेंस 2023 का जो आयोजन काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल ने किया, उसका मेन पर्पस था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें जो भी स्टडी यूनियन बजट में जो चेंजेस आए और इम्प्लीमेंट लॉ चेंज हुआ है उससे रिलेटेड हमें डिस्कशंस हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पे हमारे सीए यश डड्डा जी ने अपनी स्पीच डिलीवरी दी, और डायरेक्ट टैक्स पे हमारे एडवोकेट महेंद्र गार्गिया जी ने स्पीच दी। हमें जो भी नए टैक्स स्लैब हैं, जो लॉ चेंजेस हुए हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी और टैक्स कंसल्टेंट्स को बताए। सबकी गैदर रही और बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम हुआ आज का, जैसा भी रहा। पूरा नाम? मेरा नाम शुजात राजा एडवोकेट, मैं सेक्रेटरी हूँ काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल।